प्यारे बच्चों, क्लास 12 का हिस्ट्री विषय का एग्जाम अभी बाकी है। पीजीटी शिक्षक पारस प्रियदर्शनी द्वारा चैप्टर बाय चैप्टर मतलब सटीक उत्तर के साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जा रहा है। उसी को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सभी प्रश्न परीक्षा उपयोगी हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर का नाम है शासक और विभिन्न इतिवृत्त मुगल साम्राज्य से। यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 में। रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? महाभारत। अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म कब चलाया था? तो 1581 में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जिसे तुजु के बाबरी की भी कहते हैं, की रचना मूल रूप से किस भाषा में किया गया था? तो तुर्की भाषा में। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? अकबर। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? शाहजहां। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? जहांगीर। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? 1563। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच। अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित है। तीसरी जिल्द को किस नाम से जाना जाता है? तो आईने अकबरी। बादशाहनामा की रचना किसने की थी? अबुल हमीद लाहौरी ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब और किसने किया था? तो सर विलियम्स जोन्स 1784 में। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो हेनरी वेविज ने। यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, मुगल शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल शब्द से हुई है, क्योंकि पितृपक्ष में से तैमूर के वंशज थे और मातृपक्ष से बाबर चंगेज खान से संबंधित था। 16वीं सदी के यूरोपीय इतिहासकारों ने बाबर और उसके परिवार के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। अगला है, सुलेखन की नस्तलिक शैली क्या थी? तो नस्तलिक अखबार की मनपसंद लेखन शैली थी। यह एक ऐसी तरल शैली थी जिसे लंबे सपाट चीजों पर आकर्षक तरीके से हाथों से लिखा जाता था। इसे लिखने के लिए सरकंडे की 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाली एक कलम तथा स्याही का प्रयोग किया जाता था। सामान्यतः कलम की नोक के बीच एक छोटा सा चीरा लगा दिया जाता था ताकि वह स्याही को आसानी से सोख ले। अकबर द्वारा अपनाए गए सुलह ए कुल की नीति से क्या समझते हैं? तो अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य में एकता एवं शांति स्थापित करने के लिए साम्राज्य के सभी संप्रदाय के लोगों के साथ आपसी भाईचारे एवं प्रेम भाव का व्यवहार करने का आदेश दिया था। इसलिए सुलह ए कुल की नीति अपनाई गई थी। अकबर ने अपने सभी अधिकारियों को प्रशासन में सुलह ए कुल की नीति अपनाने का निर्देश दिए थे। अगला है, मनसबदारी प्रथा से क्या समझते हैं? तो मनसबदारी फारसी भाषा के मनसब शब्द से बना है, जिसका अर्थ पद या ओहदा होता है। जिस व्यक्ति को सम्राट द्वारा यह पद दिया जाता है उसे मनसबदार कहा जाता है। इस प्रथा को मुगल सम्राट अकबर ने अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ प्रदान करने हेतु लागू किया था। मनसबदारी व्यवस्था से सैनिक शक्ति का विकास एवं घोड़ों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता था। मनसबदारों को जात और सवार में विभाजित किया गया था। जात घुड़सवार सैनिक होता था तथा सवार घोड़ा का संख्या होता था। मनसबदारों को एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता था, जिससे प्राप्त भू राजस्व से अपनी व्यवस्था को चलाते थे। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो मुगल परिवार में बादशाह की पत्नियां और उपपत्नियां, उसके नज़दीकी तथा दूर के रिश्तेदार, महिला सेविकाएं तथा गुलाम होते थे। शासक वर्गों में बहुविवाह प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी।
मुगल परिवार में शाही परिवारों में आने वाली स्त्रियों, जिनको बेगमों कहा जाता है, तथा अन्य स्त्रियों, जिसको आगा कहा जाता है, को जो कुलीन परिवारों में से नहीं थी, में अंतर रखा जाता था। दहेज मतलब मेहर जिसको कहते हैं, दहेज के रूप में पर्याप्त नकदी और बहुमूल्य वस्तुएं लाने वाली बेगमों को अपने पतियों से स्वाभाविक रूप से अगहाओं की तुलना में अधिक ऊंचा दर्जा और सम्मान दिया जाता था। राजतंत्र से जुड़ी महिलाओं में उपपत्नियों मतलब अगाचा की स्थिति सबसे निम्न थी। इन्हें नगद मासिक भत्ता तथा अपने अपने दर्जे के अनुसार उपहार मिलते थे। वंश आधारित पारिवारिक ढांचा पूरी तरह स्थायी नहीं था। यदि पति की इच्छा हो और उसके पास पहले से ही 4 पत्नियां ना हो तो अगहा और अगाचा भी बेगम की स्थिति पा सकती थी। ऐसी स्त्रियों को प्रेम तथा मातृत्व का विधि रूप से विवाहित पत्नियों के दर्जे तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। गुलाम पत्नियों के अतिरिक्त मुगल परिवार में अनेक महिला तथा पुरुष गुलाम होते थे। वे साधारण कार्यों से लेकर कौशल, निपुणता तथा बुद्धिमत्ता के कार्य करते थे। गुलाम हिजड़े, जिन्हें ख्वाजा सर कहा जाता है, परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में रक्षक, नौकर और व्यापार में दिलचस्पी लेने वाली महिलाओं के एजेंट होते थे। नूरजहां के बाद मुगल परिवार में अनेक महिला तथा पुरुष मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। शाहजहां की पुत्रियों जहां आरा और रोशन आरा, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम आदि का नाम महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रांतीय प्रशासन की मुख्य अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। केंद्र किस तरह से प्रांतों पर नियंत्रण रखता था? इसका आंसर है, मुगल सम्राटों की प्रांतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप केंद्रीय शासन व्यवस्था के स्वरूप के समान ही था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से साम्राज्य का विभाजन प्रांतों अथवा सूबों में कर दिया गया था। प्रत्येक सूबे कई सरकारों में बटा हुआ था। प्रांतीय शासन व्यवस्था के प्रमुख अभिलक्षणों को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला, सूबेदार, जिसमें सूबेदार प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी था। सूबे के सभी अधिकारी उसके अधीन होते थे। दूसरा है दीवान, तो दीवान प्रांत का प्रमुख वित्तीय अधिकारी था। प्रांतीय खजाने की देखभाल करना, प्रांत की आय व्यय का हिसाब रखना, दीवानी मुकदमों का फैसला करना, राजस्व विभाग के कर्मचारियों के कार्यों की देखभाल करना आदि दीवान के महत्वपूर्ण कार्य थे। फिर है बख्शी, तो बख्शी प्रांतीय सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था। प्रांत में सैनिकों की भर्ती करना तथा उनमें अनुशासन बनाए रखना उसके प्रमुख कार्य थे। कोतवाल, तो प्रांत की राजधानी तथा महत्वपूर्ण नगरों की आंतरिक सुरक्षा, शांति एवं सुव्यवस्था तथा स्वास्थ्य और सफाई का प्रबंध कोतवाल द्वारा किया जाता था। फिर है सदर और काजी, तो प्रांत में सदर और काजी का पद समानता एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। सदर के रूप में वह प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करता था और काजी के रूप में वह प्रांत का मुख्य न्यायाधीश था। मुगल सम्राटों ने प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण बनाए रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। पहला, सम्राट स्वयं प्रांतीय प्रशासन में पर्याप्त रुचि लेता था। सम्राट द्वारा समय समय पर स्वयं प्रांतों का भ्रमण किया जाता था। दूसरा है, प्रांत के प्रमुख अधिकारी सूबेदार की नियुक्ति स्वयं सम्राट के द्वारा की जाती थी और वह सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होता था। प्रशासनिक कार्यकुशलता को बनाए रखने तथा सूबेदार की शक्तियों में असीमित वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से प्रायः 3 या 5 वर्षों के बाद सूबेदार का एक प्रांत से दूसरे प्रांत में तबादला कर दिया जाता था। प्रांतों में कुशल गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की गई थी। परिणाम स्वरूप प्रांतीय प्रशासन से संबंधित सभी सूचनाएं सम्राट को मिलती रहती थी। अगला है, अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें। तो अकबर ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। 1562 ईस्वी में अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगाई। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। यह कर समस्त भारत की गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था।
धार्मिक प्रश्नों पर वाद विवाद करने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण कराया। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की। इसके द्वारा किसी भी विवाद पर अकबर की राय ही अंतिम राय होगी। अकबर ने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए विभिन्न धर्मों के विद्वानों से अपने धर्म की जानकारी ली। पहला, हिंदू धर्म के पुरुषोत्तम एवं देवी से हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त की। हिंदू धर्म से प्रभावित होकर वह माथे पर तिलक लगाने लगा। उसने हिंदू धर्म की पुस्तकों का अनुवाद करवाया। फिर है फारसी धर्म के दस्तूर मेहर जी राना से फारसी धर्म की जानकारी ली, जिससे प्रभावित होकर उसने सूर्य की उपासना आरंभ की। दरबार में हर समय अग्नि जलाने की आज्ञा दी। अकबर ने जैन धर्म की शिक्षा आचार्य शांति चंद एवं हीर विजय सूरी से ली। सिख धर्म से प्रभावित होकर पंजाब का 1 वर्ष का कर माफ कर दिया। ईसाई धर्म से प्रभावित होकर आगरा एवं लाहौर में गिरजाघर का निर्माण कराया। इस प्रकार सत्य की खोज करते करते उन्होंने पाया कि सभी धर्मों में अच्छाइयाँ हैं, मगर कोई भी धर्म संपूर्ण नहीं है। अतः उसने 1581 ईस्वी में स्वयं का एक धर्म दीन ए इलाही चलाया। इस धर्म के द्वारा वह हिंदू व मुस्लिम धर्म को मिलाकर साम्राज्य में राजनीतिक एकता कायम करना चाहता था। उस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई। इस नीति के द्वारा अकबर ने अपने साम्राज्य में शांति एवं एकता स्थापित करने का प्रयास किया। अबुल फजल सुलह ए कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासक की आधारशिला मानता था। सभी अधिकारियों को प्रशासन में सुलह ए कुल की नीति अपनाने के निर्देश दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर को भारत का राष्ट्रीय शासक के रूप में वर्णन करें। तो अकबर को भारत का राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। उसके शासनकाल में भारत में राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता एवं सामंजस्य की स्थापना हुई तथा भारत एक राष्ट्र के रूप में उभरा। अकबर ने अपने विजय उपलब्धियों द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करके उसे प्रशासनिक आधार भी प्रदान किया। उसने अपने संपूर्ण साम्राज्य में एक जैसी शासन प्रणाली स्थापित की। उसकी प्रांतीय शासन व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, भू व्यवस्था, न्याय व्यवस्था आदि सभी व्यवस्थाएं संपूर्ण साम्राज्य में एक समान थी। सैनिक तथा असैनिक सेवाओं में सभी पद सबके लिए समान रूप से खुले थे। राजपूत राज्यों से समानता के आधार पर वैवाहिक संबंध स्थापित करके अकबर ने वीर राजपूत जाति का सक्रिय सहयोग प्राप्त कर लिया। एक राष्ट्रीय शासक के रूप में अकबर की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि देश में सामाजिक एवं आर्थिक एकता की स्थापना थी। उसने अपनी समस्त प्रजा को बिना किसी भेदभाव के समान नागरिकता एवं सुविधाएं प्रदान की। राजस्व व्यवस्था अथवा भू कर प्रणाली के क्षेत्र में हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं किया गया। व्यापार अथवा व्यापारिक करों के क्षेत्र में भी धर्म अथवा जाति को आधार नहीं बनाया गया और न ही न्याय अथवा दंड देने के समय हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव किया गया। शाही दरबार में होली, दीपावली, दशहरा, बसंत और नौरोज जैसे त्योहारों को समान रूप से मनाकर अकबर ने सामाजिक एकता की पहचान दी। धार्मिक एकता की स्थापना करने के लिए अकबर ने राजनीति को धर्म से पृथक करके देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। स्वयं मुसलमान होते हुए भी उसने प्रत्येक धर्म के आदर्शों का पालन किया। केवल इतना ही नहीं, देश में धार्मिक एकता का वातावरण उत्पन्न करने के लिए और अकबर ने दीन ए इलाही नामक स्वयं का एक संघ स्थापित किया, जिसमें सभी धर्मों के सराहनीय तत्व समाहित थे, जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए द्वार खुले थे। हिंदू मुसलमानों में परस्पर निकटता स्थापित करने के लिए उसने फारसी को समस्त साम्राज्य की सरकारी भाषा बना दिया। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसके निरीक्षण में हिंदुओं के अनेक धार्मिक, साहित्यिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। सम्राट अकबर के शासनकाल में स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला आदि के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय विचारधाराओं एवं आदर्शों का समावेश हुआ। निसंदेह सम्राट अकबर आजीवन भारत को एक संगठित राष्ट्र का रूप देने और देश में एकता तथा सद्भावना बनाए रखने के कार्यों में संलग्न रहा। अतः इस दृष्टि से वह भारत का महान राष्ट्रीय सम्राट था। तो बच्चों, ये थे आपके चैप्टर 9 से, जो चैप्टर का आप नाम देख सकते हैं
शासक और विभिन्न इतिवृत्त मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण निचोड़ और मंग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।